हेलो व्यूअर्स, आज की इस क्लास में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ वह पीछे से चला आ रहा एक हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिसके अगले कड़ी को यहाँ आपके सामने लाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जनसंख्या का अगला भाग। इससे पूर्व के एपिसोड में जनसंख्या नाम का चैप्टर कक्षा 12वीं भूगोल के लिए चलाया जा रहा था, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या घनत्व से जुड़ा हुआ आया था, जिसकी कड़ी आज आपके सामने रखी जा रही है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार व्यू कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप सब्सक्राइब के माध्यम से या प्लेलिस्ट में जा कर के या अन्य किसी भी माध्यम से आप इसको वहां से देख सकते हैं और उसके कड़ी के बाद आप इसको जारी रख सकते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, जनसंख्या घनत्व के कुछ जो प्रकार प्रचलित हैं हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, उस पर कुछ आंकड़े और विश्व स्तर पर जो इसका विभाजन किया गया है, अर्थात जनसंख्या घनत्व के मामले में विश्व का जो वर्गीकरण किया गया है, विश्व के जो कुछ क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जनसंख्या घनत्व की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, जनसंख्या घनत्व, जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा यहाँ आपके सामने अंकित है। इसको हम लोग जरा एक बार देख लें कि परिभाषा के रूप में कभी कभी प्रश्न कर दिया जाता है, और यह बहुत ही सिंपल लघुत्तरीय या अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, जहां सिर्फ पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं या जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो आप सीधे सीधे इसे लिख सकते हैं कि किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या और उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के आनुपातिक व्यवस्था को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर इसे और आप शॉर्ट में कहने का प्रयास करें तो बिल्कुल एक लाइन का ये परिभाषा डेफिनेशन बन जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले या बसने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब यह कैसे निकाला जाएगा? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मान लीजिए यह एक क्षेत्र है जिसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है, तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा, यह जो क्षेत्र है ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है, तो ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया। इसमें जो लोग रह रहे हैं, यह रहने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? जनसंख्या घनत्व हो जाएगी। तो आप इसे परिभाषा के रूप में देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि जनसंख्या घनत्व, आप इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यानी कि किसी भी स्थान की, यदि हम अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपने समाज की, जहां की हम घनत्व निकालना चाहें, तो हमको आंकड़ा लेना होगा वहां की कुल जनसंख्या क्या है और वहां का कुल क्षेत्रफल क्या है। अगर भारत की बात करें वर्तमान परिदृश्य में, तो अभी लगभग 1 अरब 32 करोड़ की जनसंख्या हो गई है और हमारा क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये एक हमारा आंकड़ा निकल जाएगा। इसी आधार से जब 2011 में सर्वे के बाद जो आंकड़ा निकला था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था वो हमारा जनसंख्या घनत्व भारत का था। तो अब जनसंख्या घनत्व के बाद अगर हम चर्चा करें तो भारत के राज्यों की क्या स्थिति है, तो भारत के राज्यों में जो सबसे उत्तरी हमारे भारत के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, उसका 17 जो लोगों की संख्या है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है जनसंख्या का, वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि वहां का क्षेत्र जो है पहाड़ी है, जनविहीन क्षेत्र है, तो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। वहीं यदि सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ का है, तो वो बिहार का है। और इसको याद रखने का ट्रिक आप देख लीजिए, क्योंकि ये जनगणना हुई थी 2011 ईस्वी में, तो इसको अगर आप
रिवर्स कर दीजिए तो 1102 हो जाता है। तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के डाटा के अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो लोग रह रहे हैं, ये जनसंख्या घनत्व है बिहार का। तो यहां हमने कुछ आंकड़ों को भी देख लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जनसंख्या घनत्व निकालने के कुछ आयाम होते हैं और यहां से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास कर लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार या जनसंख्या घनत्व के आयाम। तो यहां हम 4 आयामों की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है गणितीय घनत्व, दूसरा है आर्थिक घनत्व, आप यहां देख सकते हैं इसको, तीसरा है कृषि घनत्व और चौथा है कायिक घनत्व। जिसमें गणितीय घनत्व की चर्चा तो यहां कर रहे हैं क्योंकि गणितीय घनत्व ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो दिखता है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसको गणितीय घनत्व निकालने के लिए जो फॉर्मूले लगाए गए हैं और इसकी जो आवश्यकता होती है, ये भूगोलवेताओं के साथ साथ जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में घनत्व निकालने की जरूरत पड़ती है, तो वहां गणितीय घनत्व की बात की जाती है। फिर आर्थिक घनत्व भी निकाला जाता है और हमारे पाठ्यक्रम में कृषि घनत्व को भी मान्यता दी गई है। और यहां से कई बार विभिन्न राज्यों के बोर्ड में और बिहार के बोर्ड में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, वहां सीधे सीधे पूछा जाता है कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको परिभाषित करके और ये परिभाषा का जो ये फॉर्मूला के रूप में ये डायग्राम दिया जा रहा है, आप यहां से कर सकते हैं। ये अलग अलग खंडों में बटा हुआ ये आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको एक एक करके भी तैयार कर सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार को जरा बारीकी से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं गणितीय घनत्व की। गणितीय घनत्व का यहां फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, और ये जो बीच में दिया जा रहा है लाइन, ये बट्टा के रूप में दिया जा रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये आनुपातिक रूप है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो आनुपातिक परिणाम होता है वो गणितीय घनत्व कहलाता है। तो परिभाषा आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। अगर प्रश्न आता है कि गणितीय घनत्व क्या है, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये किसी निश्चित इकाई के लिए फिक्स होगा, तो किसी प्रदेश या किसी देश के लिए या किसी भौगोलिक इकाई के लिए आप ये अपने से जोड़ सकते हैं। तो किसी भौगोलिक इकाई की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के आनुपातिक परिणाम को गणितीय घनत्व कहा जाता है। और गणितीय घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। तो ये पहला गणितीय घनत्व आ गया। दूसरा देख लीजिए आर्थिक घनत्व। ये भी काफी बार प्रश्नों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें देख लीजिए कुल जनसंख्या तो यहां फिक्स है, थोड़ा थोड़ा माइनर जो इसमें डिफरेंस आपको नजर आता जाएगा, इसको बारीकी से देख लीजिएगा तो ये फिर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि गणितीय घनत्व में आपने देखा कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, जैसा हमने जनसंख्या घनत्व का परिभाषा बताया। अब आर्थिक घनत्व में क्या है कि कुल जनसंख्या तो नियत रहेगी, लेकिन यहां जो क्षेत्रफल की बात हो रही थी वो न होकर के यहां जो उस देश की या जहां की हम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, वहां जो उपलब्ध संसाधन है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो देख लीजिए कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधनों का मूल्य, इसके आधार से जो परिणाम प्राप्त होगा वो आर्थिक घनत्व को इंडिकेट करेगा। तो अब परिभाषा के रूप में इसको कैसे कहेंगे? तो किसी देश की कुल जनसंख्या और वहां उपलब्ध कुल संसाधनों के मूल्य के आनुपातिक परिणाम को आर्थिक घनत्व कहा जाता है। अगला आ रहा है कृषि घनत्व। जैसा कि मैंने बताया, यहां से कई बार बोर्ड में प्रश्न आए हुए भी हैं। हो सकता है आगामी परीक्षा जो आप दे रहे हो तो वहां कृषि घनत्व से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आ जाए। तो कृषि घनत्व के लिए आप जान लीजिए कि कृषि घनत्व जब क्या निकलेगा तो ये कृषकों के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जो संलग्न लोग हैं ये शामिल हो जाएंगे। तो देख लीजिए कृषि में शामिल कुल जनसंख्या, जितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और आप जान रहे हैं कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। तो कृषि में शामिल कुल जनसंख्या, यहां ओवरऑल जनसंख्या नहीं आएगी। अगर हमारे मुल्क की, हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 32 करोड़ है, तो ये 1 अरब 32 करोड़ की जनसंख्या नहीं आएगी।
यहाँ जो जनसंख्या आएगी जो सिर्फ एग्रीकल्चर कृषि में लगे हुए हैं, इनकी जो 75% आबादी है हम उसकी बात करेंगे, तो यहाँ जनसंख्या कट जाएगा। तो कृषि में शामिल कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि जो है, ऐसी भूमि, यहाँ कुल क्षेत्रफल भी नहीं है, यहाँ वैसी भूमि है जो सिर्फ कृषि कार्य में लगी हुई है, जहां पर सिर्फ कृषि का कार्य किया जाता है। तो इसको बारीकी से देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि कृषि में शामिल कुल जनसंख्या और कृषि योग्य कुल भूमि जो है। अब ये तो आपका परिणाम आ गया अनुपातिक रूप में। परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे, तो कृषि घनत्व किसी देश का वह परिणाम होता है जहां कृषि में शामिल कुल जनसंख्या को वहां की कुल कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाता है। तो इसके बाद जो परिणाम आएगा वो क्या निकालेगा, कृषि घनत्व। अब कृषि घनत्व से सटा एक और बात आ गया जो है कायिक घनत्व से। कायिक घनत्व में क्या है, यहां भी थोड़ा सा कभी कभी दोनों में अंतर भी पूछ दिया जा सकता है कि कृषि घनत्व और कायिक घनत्व में क्या अंतर हो सकता है। तो यहां देख लीजिए दोनों में लगभग बातें सेम आ रही है, लेकिन यहां क्या हो गया, कुल जनसंख्या आ गया, यहां कुल कृषि में शामिल जनसंख्या कट गई। तो कायिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। कृषि घनत्व में आपने क्या देखा कि कृषि में शामिल कुल जनसंख्या थी, लेकिन यहां ओवरऑल कुल जनसंख्या आ गई। तो कायिक घनत्व के लिए क्या कहा जाएगा कि किसी देश की कुल जनसंख्या को वहां के कुल कृषि योग्य भूमि से जब विभाजित किया जाता है तो जो परिणाम सामने आएगा उसे हम क्या कहेंगे, कायिक घनत्व कहेंगे। तो इस प्रकार घनत्व से जुड़े जो 4 प्रश्न बनते हैं, गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व और कायिक घनत्व, इसको याद करने के लिए आप इसके फॉर्मूले को याद कर लीजिए और खुद सेंटेंस में आप इसको परिमार्जित कर इसका परिभाषा बना सकते हैं। और यहां से सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आ गए। यदि आपके सामने कभी क्वेश्चन का ट्रैक या क्वेश्चन का मोड बदल गया और आ गया कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसके विभिन्न आयामों की चर्चा करें, तो यहां से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां जनसंख्या घनत्व का परिभाषा लगा दीजिए और उनके जो ये प्रकार हैं इनको डिस्क्राइब कर दीजिए, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। इसी में कभी कभी कुछ विश्व स्तर के डेटा आ जाते हैं जहां पर विश्व स्तर पर जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर नगरों का विभाजन किया गया है, क्षेत्रों का विभाजन किया गया है, उसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उसको भी जान लेने का प्रयास करते हैं कि विश्व स्तर पर जो जनसंख्या घनत्व का विभाजन किया गया है, हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व का वर्गीकरण, या इसको आप कह सकते हैं विभाजन। तो यहां हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का बात करेंगे। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें कुछ देशों के नाम आएंगे और वहां जो घनत्व के क्षेत्र है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आएगा अधिक घनत्व के बसे क्षेत्र। यहां वैसे क्षेत्र आएंगे जहां पर जो जनसंख्या घनत्व होगा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में यहां कितने लोग रह रहे हैं, 400 लोग रह रहे हैं। तो ये क्षेत्र कौन सा होगा, इसमें ज्यादातर जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, विश्व के जितने डेल्टाई क्षेत्र हैं, और डेल्टाई क्षेत्र आप जान रहे होंगे कि जहां नदी का मुहाना होता है, नदी जब किसी बड़े स्रोत में जाती है तो वहां जो क्षेत्र विकसित होता है वो डेल्टाई क्षेत्र होता है। चाहे आप भारत के संदर्भ में ले लें या विश्व के संदर्भ में ले लें, तो जहां जहां डेल्टाई क्षेत्र बनता है, अफ्रीका में मिस्र नदी के पास, यांगटी सिक्यांग नदी चीन के पास, अमेजन नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका में, तो इन सारे क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व होता है वो अधिक होता है। और ये अधिक घनत्व वाले क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 400 होगा, आप जान लीजिए वहां यातायात की सुविधा होगी, वहां को लोगों को रहने सहने की अच्छी व्यवस्था होगी। तो ये क्षेत्र जो होगा ये अधिक जनघनत्व के क्षेत्र है, इसलिए इसे अधिक घनत्व के बसे क्षेत्र कह दिए गए। इसके बाद आ गया घने बसे क्षेत्र। इसमें भी विश्व की काफी जनसंख्या लगी हुई है और यहां जो जनसंख्या का घनत्व होता है
वो 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और यहां जो क्षेत्र आते हैं इसमें भारत, यूरोप और चीन के जो कुछ अधिक विकसित भाग हैं, उसके जो मैदानी भाग हैं, इनके मैदानी भाग जो है वो इसमें आ गए घने बसे क्षेत्र में। तो दो तरह का क्षेत्र आपको विश्व स्तर पर आ गया। जनसंख्या का घनत्व आपने देख लिया। इसके बाद का क्षेत्र आता है मध्यम घने बसे क्षेत्र। इसमें जो है जनसंख्या जो आती है ये 50 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होता है। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें पूर्वी यूरोप, लाओस, थाईलैंड, इस तरह के कुछ देश जो है वो मध्यम घने बसे क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्षेत्र है वो है कम घनत्व के क्षेत्र या कम घने क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जनसंख्या जो होती है वो 5 व्यक्ति से लेकर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होता है। और यह एशिया एवं अमेरिका के जो घास के मैदान हैं, आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर बहुत सारे विभिन्न जो हमारे महादेश हैं, बहुत सारे देश हैं, वहाँ के कुछ घास के मैदान विकसित हुए हैं। आप वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, प्रेयरीज इत्यादि घास के मैदानों का नाम देखा होगा, सुना होगा। घास के मैदानों के नामों को जानने के लिए आप मेरे पूर्व के वीडियो में विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की एक वीडियो अपलोड की गई है, आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो विश्व के जो घास के मैदान है वो कम घनत्व के क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसके बाद जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो एक और वर्गीकरण किया गया है वो है जनविहीन क्षेत्र। नाम से आप स्पष्ट हो गए होंगे, जनविहीन अर्थात यहां जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो ये कैसे क्षेत्र हैं? और यहाँ जो जनविहीन है तो यहाँ की जनघनत्व क्या होगी? वो बिल्कुल शून्य होगी। और ये कैसे क्षेत्र होते हैं? तो ये वैसे क्षेत्र हैं जैसे मान लीजिए कि आप मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसे आप रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। और ये रेगिस्तानी क्षेत्र शीत और उष्ण दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो बर्फीली क्षेत्र हैं या ध्रुवीय क्षेत्र हैं, तो ये सारे प्रदेश जो है वो जनविहीन क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 5 भागों में अधिक घनत्व के क्षेत्र, घने बसे क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र, कम घनत्व के क्षेत्र और जनविहीन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आप इसको भी अपने नोट्स में सजा देंगे तो आपका जनसंख्या घनत्व से जुड़ा हुआ जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आप यहाँ अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ जो 1 नंबर के जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला अब चल रही है उसमें भी आपको ये जानने का, उसको भी आपको हल करने का ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना करके बार बार रिवाइज करके इसको कर सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और जनसंख्या घनत्व के जो पहले एक वीडियो आई हुई है आप उसको भी देखें। और इसके बाद जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या से जुड़े जो चैप्टर हैं उसके जो अगली बिंदु होगी, उसके जो अगले पॉइंट्स होंगे, हम उस पर भी आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स के माध्यम से या एक लाइक के माध्यम से हम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगले फिर किसी अंक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।